जय हिंद। बेसिकली 7 सालों से दिमाग में सोशल मीडिया को लेकर के विचार चल रहे थे। उस पे आज हमने गहन मंथन करके अपना काम शुरू कर दिया है। तो फाइनली आज से ही जब जाके तभी सवेरा। तो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आज का हमारा पहला वीडियो शूट है। बहुत सारे वीडियो शूट किए, अपलोड किए, यूट्यूब पे चढ़ाए, नहीं चढ़ाए, मतलब कोई बेसिक पर्पज़ नहीं था। तो इंस्टाग्राम के बारे में सीख के PWD से बैच लेकर के, PW वाले से बैच लेकर के इंस्टाग्राम वगैरह के बारे में सीख करके कंटेंट क्रिएशन नॉलेज तो बहुत भरपूर है। हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो कंटेंट क्रिएशन हम कोई हमारी जो नीश है कंटेंट क्रिएशन की, उस नीश को लेकर के हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें हमने पढ़ी। हम जानते हैं कोई हम फैमिली वीडियो, कल्चरल वीडियो, या कोई सॉन्ग, या कोई राइटर या पोइट्री वगैरह, या कोई टीचिंग को लेकर के बात नहीं करेंगे। हम नीश एज ए नीश हम चुन ही लेते हैं कि हमारा नीश रहेगा फाइनेंस सेक्टर, क्योंकि चाणक्य ने बिहार की धरती पर पुस्तक लिखी, राजनीतिक को लेकर के पुस्तक लिखी, और उसके कवर पे और उस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, अर्थात जिसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, उसकी राजनीति और उसकी जीवन शैली सब चौपट हो जाएगी। तो किसी भी कर्म के पीछे धन प्रधान होता है, और धन का आह्वान जीवन में कैसे होता है, इसको लेकर के हम बात करेंगे आज। तो मीन्स की हम बात करेंगे धन क्या होती है, संपदा क्या होती है, और चल अचल संपत्तियाँ क्या होती हैं। देखिए, कहा जाता है, हम गांव के रहने वाले, गांव में कहा जाता है कि जब माताएं खेतों में काम करने जाती थी तो धरती पूजन होता था, खेतों में पूजा होता था। तो खेत में दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना होता था कि हे धरती माई, मैं अन्न धन पूत सबसे संपन्न रखिया। तो अन्न धन, अन्न मतलब आप समझ रहे हैं, खेती किसानी करने वाले लोग अन्न पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं। धन क्या होता है? अनाज जो पैदा होगा उसको बाज़ार में बेच करके बाज़ार मूल्य पे जो मुद्राएं अर्जित की जाएंगी, वह पैमाना अर्जित किया जाएगा जिससे दूसरी वस्तुएं खरीदी जा सकें। तो धन में मुद्रा आ सकती है, धातुएं आ सकती हैं, आपके जेवर जेवरात आ सकते हैं, आपका पशुधन आ सकता है, और आपका अचल संपत्ति वो चीज़ें जैसे धरती हो गई, निवेश हो गया। और चल संपत्ति में तो आप जानते ही हैं, धन हो गया, संसाधन हो गए, घर हो गया, पैतृक संपत्ति वाली चीज़ें होंगी। तो चल अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से उनको संपन्न करते हैं। तो देखा जाए कि धन का आगमन सदियों से, और धन के कमाने के कई स्रोत रहे, वरन जो भी युग आया, जो भी समय आए, उस समय पे लोगों ने उस वक्त के मौजूद पैसों को पकड़ करके उसकी कसौटी पे खड़े होकर के काम किया, और काम के बदले दाम लिया। तो जैसा ट्रेंड इस फ्रेंड, जिस समय में जैसा दौर था वैसा उन्होंने कमाया। टेलीफोन के युग में जब हर जगह पीसीओ लगती थी, हर गांव में पीसीओ लगती थी, लोग झोपड़ी में पीसीओ लगाए और पीसीओ लगा करके बहुत धन अर्जित किए। लेकिन आज के इस समय में किसी भी टॉप क्लास चौराहे पे एसी के अंदर एक स्टडी बूथ लगा दी जाए, एक पीसीओ फ़ोन रख दिया जाए, और 1 रुपये पर मिनट कॉलिंग कर दी जाए, या तो 10 पैसे, 1 पैसे मान लिया तो अनलिमिटेड ही कॉलिंग कर दी जाए। तो आज के समय में 10 रुपये भी कमाना बहुत मुश्किल है। तो क्यों? ट्रेंड चला गया, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो आज के इस दौर में और पहले के उस दौर में, तो हम शुरुआत करेंगे जड़ से कि चीज़ें कहाँ से पैदा हुई। तो चीज़ें पैदा होती हैं जब से मानव सभ्यता पैदा होती हैं, ठीक है। तो मानव सभ्यता कैसे कब पैदा होती है? चूँकि हम लोग जानवरों से सिमिलरिटी है, हमारा रहना, खाना पीना, प्रजनन क्षमता और जीवन मरण सब जानवरों से समान है। लेकिन जानवरों से भिन्न हम कैसे हैं? क्योंकि हमारी बौद्धिकता, हमारी उत्कृष्टता, हमारी सामाजिक पैमाने, और हमारे धन की लालसा और जिज्ञासा तथा भविष्य की जो चिंताएं होती हैं, वो सब चीज़ें, ये सब पैमाने, ये सब स्टैंडर्ड हमको जानवरों से अलग करते हैं। तो भगवान ने बनाया सब धरती पे सभी लोगों को एक समान, सबको जंगल दिया, सूर्य दिया, रोशनी में सबको पाला बड़ा,
सबके लिए मिट्टी एक समान, जल एक समान है, लेकिन इस धरती पर रहने वाले समस्त जीव में मनुष्य एक उत्कृष्ट प्राणी है जो अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करके इस संपूर्ण पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लिया है, अपने वरन हितों के लिए और भविष्य के हितों के लिए अन्य जीवों के हित को मार करके अपना संसाधन साधन और भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उस पर कब्जा कर लिया है। ठीक है। तो पहले जंगल में घूमने वाले, बिना कपड़ों के रहने वाले, आज के समय के आदिवासी, उस समय के जानवर, जिन्होंने शिकार करना सीखा, जिन्होंने आग जलाना सीखा, जिन्होंने पृथ्वी के द्वारा दिए गए सुपरमार्केट में धान, गेहूँ, अन्न, मक्का, कोहड़ा, बाजरा सब कुछ उसका उपयोग करना सीखा, उसको बोना सीखा, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना सीखा, तो खेती खेती होने लगी। खेती के बाद स्टोरेज सिस्टम आ गया, मड़ई बनने लग गए। मड़ई गिराने के बाद अब कोई आवश्यकता पड़ती थी दूसरे के यहाँ से लेने के लिए, तो एक दूसरे चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। दूध के बदले चावल ले लिए, चावल के बदले बकरी ले ली, बकरी के बदले भैंस खरीद लिए, एक भैंस बराबर 3 बकरी, तो 3 बकरी बराबर 10 किलो चावल, 10 किलो चावल बराबर 2 बीघा खेत, मतलब बार्टर सिस्टम, चीज़ों के बदले चीज़ों का आदान प्रदान। तो जब चीज़ों के बदले आदान प्रदान होने लगा, तो जब वैश्विक होने लगा, ग्लोबलाइजेशन होने लगा, छोटे छोटे कबीले बने। कबीले बनने के बाद जगह जगह जनसंख्या बढ़ी, लोग बढ़े, उनके विचार राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक हर तरह के बढ़ा। तो उसके बाद लोग अपने अपने सिस्टम पे एक कबीले से गांव की प्रथा आई, गांव से फिर बड़े बड़े स्तर पे उसको बोलते हैं सामूहिक, सामूहिक, फिर देशज जैसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू हुआ। देशज के बाद कबीले, कबीले के बाद देश, देश के बाद एक सीमाएं तय की गई। उस सीमाओं के एक राजा नियुक्त कर दिया गया जो प्रजा के हितों की रक्षा करे। फिर राजा के साथ साथ राजनीति भी तय कर दी गई, नियम कानून तय कर दिए गए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक तौर तरीका सिस्टम बना दिया गया। तो 16वीं सदी से, उसके पहले से भी, उसके बाद से भी, फिर विभिन्न क्षेत्रों में इंजीनियरिंग, फिर कॉमर्स, चिकित्सा, अलग अलग सेक्टर में चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया गया। तो आधुनिक चिकित्सा, शिक्षा, दीक्षा, राजनीतिक और इंजीनियरिंग की परिपाटी आज़ादी के बाद 19वीं सदी के बाद तय की गई। तो हम बात कर रहे थे कि धन के आगमन पे। तो बाटली सिस्टम में जो चीज़ें जिसको आवश्यकता पड़ती थी उसके बदले देता था। इसके बदले लोग कौड़ी लाए, दमड़ी लाए, दमड़ी के बाद कौड़ी आई, कौड़ी के बाद फूटी, फूटी कौड़ी आई, फूटी कौड़ी के बाद दमड़ी, दमड़ी, फूटी कौड़ी, कौड़ी, इसके बाद सिक्के जारी कर दिए गए, टसखल जारी कर दिया गया कि धातु के बराबर इतना मूल्य रहेगा। इसके बाद सोने की मुद्रा और धातु प्रचलन में आई। फिर इसके बाद पैसा प्रचलन में आया। आरबीआई, आज की आरबीआई उस समय की अंग्रेजी संस्था जिन्होंने तय किया कि आप हमको सोना दीजिए और हम आपको उस सोने के मापक मूल्य के बराबर कागज़ की करेंसी दे दी जाएगी 1861 एक्ट के तहत। तो 1861 एक्ट के तहत तो करेंसी तो दे दी गई, लेकिन उसके बाद आरबीआई ने अपना दिमाग खेला, लोगों के साथ धोखाधड़ी की, जो आज मार्केट में सोने से ज़्यादा कैश चल रहे हैं। तो उसकी दिक्कत नहीं है, हम आपको बात करेंगे धनागमन पे। तो बाटली सिस्टम, बाटली सिस्टम के बाद हमारा आ गया करेंसी। तो कोई भी काम करेंगे तो उस काम के बदले आपका दाम तय किया गया। किसान व्यक्ति अनाज उगाएगा और अनाज उगाने के लिए जो भी संसाधनों का प्रयोग किया जाए उसको इकट्ठा करेगा। बैल से खेती करता था तो बैल की जगह ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर की जगह, ट्रैक्टर में फ्यूल चाहिए तो फ्यूल के लिए पैसे चाहिए, तो जब अनाज बिकेगा तो पैसे आएंगे। तो इवन कि अब हर चीज़ आर्थिक युग में, आर्थिक विकासवाद के युग में हर जगह पैसा जीवन में आ चुका है। तो व्यक्ति जो भी काम करता है, काम के बदले उसको दाम मिलता है, और दाम आज के समय का मूल्य मापक पैमाना हो चुका है। तो मूल्यों की बात करें, मूल्यों की बात करें तो पैसा क्या है, ठीक है। तो मतलब कि चल अचल संपत्ति और दायित्व, स्टेबिलिटी, लायबिलिटी और इनकम, आज की परिभाषा के अनुसार सब कुछ चीज़ें एक पेज पे स्टेबल हो चुकी हैं। पैसा है, तो पैसा कमाने के लिए देखिए 1861 के बाद पैसे का डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो अपने अपने क्षेत्रीय पैमाने के हिसाब से चलती हैं, ठीक है। तो जब विदेशों में करेंसियाँ छपना शुरू हो गई तो भारत में आई नहीं थी। तो चूँकि जो करेंसी को डिज़ाइन किया, जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं लोग, जो पूरी दुनिया में
8 अरब इंसानों को चलाते हैं, वो लोग जानते थे कि बाटली सिस्टम हर जगह काम नहीं आएगा, सोना के बदले सोना ले नहीं सकते हैं, और जो सोना है वो डिजिटल करेंसी, तो इनको गुलाम बनाए रखने के लिए तो हम इनका कैसे सारा संपत्ति छीन सके, तो सोना को गिरफ्त में लेने के लिए और आधुनिक व्यवस्थाओं की परिपाटी की नींव रखने के लिए गोल्ड के बदले करेंसी लाई गई। तो करेंसी को डिजाइन करने वाले अंग्रेज, और उस करेंसी के पीछे छिपी थी लाइफ स्टाइल कंट्रोलिंग सिस्टम, और जिसके पास जैसा पैसा वैसी ज़िंदगी। तो इसके दो पहलू थे, करेंसी लाने के, नोट लाने के दो पहलू थे। एक पहलू ये कंट्रोल कर दिया जाए कुछ कुछ वैश्विक ताकतों के द्वारा, और दूसरा पहलू इसका था कि जो आधुनिक लाइफ स्टाइल की परिभाषा है उनके हिसाब से विकासवाद, और हमारे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के हिसाब से विनाशवाद। तो उनके हिसाब से जो विकासवाद की परिभाषा थी, किसी भी विकासवाद की परिभाषा उनके आर्थिक पहलुओं के ऊपर रखी जाती है। तो करेंसी काम कैसे करती है, कैश फ्लो कैसे जनरेट होता है, पैसा कैसे काम करता है, पैसे का मनोविज्ञान क्या है, पैसा बना है क्यों गया, पैसा का प्रचलन आया क्यों, ये सब सारी चीज़ें। तो आधुनिक समाज और आधुनिक व्यक्तिवाद और आधुनिक व्यक्तित्व जिस पहलुओं पे जीता है, जिस सिद्धांतों पे सांस लेता है, जिस सिद्धांतों पे भोजन करता है, जिस सिद्धांतों पे पानी पीता है, जिस सिद्धांतों पे बिजली का बिल पे करता है, मतलब आधुनिक विकासवाद और आधुनिक आर्थिकवाद का सारा युग बॉटली सिस्टम से लेकर के आभासी बॉटली सिस्टम से लेकर के मौद्रिक मौद्रिक मुद्रा के बाद कागजी करेंसी, कागजी मुद्रा के बाद प्लास्टिक मुद्रा के बाद डिजिटल मुद्रा, मतलब आभासी मुद्रा की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें कमाने के लिए, मतलब देखिए, अचल संपत्ति आज का आपका पैसा है, तो आप पैसा कैसे कमाएंगे। डायरेक्ट अब इतनी कहानी सुनने के बाद हम मुद्दों पे आते हैं कि पैसा कैसे कमाएंगे। तो पैसा कमाने के लिए हमारे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही रास्ते हैं। जो आधुनिक विकासवाद की परिपाटी की नींव रखा, जो आधुनिक विकास के पैसों की परिभाषा को समाहित किया, संयोजित किया और लागू किया, तो वो पैसा कैसे काम करता है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए रॉबर्ट कियोसाकी ने किताबें लिखी है। और उसमें किताबों में उन्होंने बताया है रिच डैड पुअर डैड में EBSI, दुनिया में पैसे कमाने के 4 ही तरीक़ात हैं। EBSI बोले तो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और, हाँ ठीक है, EBSI एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, स्किल, इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि वह व्यक्ति जो किसी फैक्ट्री कंपनी में काम करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, पैसे के लिए काम करता है, तो पैसे के लिए EBSI में आपका एम्प्लॉयमेंट में हो गया, किसी भी फैक्ट्री कंपनी में काम करता है, अपना समय देता है, अपने स्किल को बेचता है और 9 से 5 की नौकरी करता है, तो ये एम्प्लॉय हो गया, कर्मचारी हो गया, जो दूसरों के कर्म के अधीन अपना आचरण रखता है, उसको कर्मचारी बोला जाता है। ठीक है, तो आप एम्प्लॉयमेंट समझ गए। कोई भी बिजनेस सेटअप डाला, उसमें आपको नौकरी रख दी, आप अपना स्किल, समय और नॉलेज जो भी कि स्कूलों में पढ़े आप उसको बेचते हैं। बिजनेस सेक्टर में क्या हो गया कि बिजनेस आपने माल लगाया, ठीक, पूंजी लगाई, मशीन लगाई, मटेरियल लगाया, रिस्क लिया, सारा मैनेजमेंट आप देखे और आप उसमें खुद काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप उसमें खुद काम कर रहे हैं और उसके बाद जो रिस्क कैपिटल गेन होता है, जो मार्केट में फिर आपका सेल निकलता है, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है तो वो ओनर के पास जाता है, जो उस बिजनेस को सेटअप किया, जो इसने बिजनेस को जन्म दिया, तो सारा मोटा मुनाफा कमाता है। तो मतलब जो पूंजी भी लगाए, समय भी लगाए, काम भी करे, काम भी करवाए, वो तो बिजनेसमैन हो गया। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनके पास पैतृक संपत्ति होती है, आधुनिक कमाई की संपत्ति होती है, किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, बॉन्ड ले लिए और बौद्धिक संपदा के द्वारा कमाते हैं। IQ लेवल उनका कुछ अलग होता है, तो ये बौद्धिक संपदा आप समझ रहे हैं। तो प्लॉट्स, जमीन, चल संपत्ति लेकर के छोड़ दी, महंगी गाड़ी, हीरे जवाहरात में निवेश, मतलब वो सोया रहता है और उसके द्वारा कमाया गया पैसे को काम पे लगा देता है और अपने सोए रहता है, तो उसके द्वारा कमाई गया पैसा उसके लिए काम करता है, उसके जेब में स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, देनदारी उसकी बहुत मजबूत करता है। जो व्यक्ति निवेश करके बिना बिना किसी रिस्क के, बिना किसी समय के, बिना किसी मेहनत के सिर्फ अपनी संपत्ति और पैसों को काम पे लगा करके पैसा कमाता है। और स्किल में हो गया, स्किल में वो व्यक्ति जैसे कि स्किल में हो गया वो व्यक्ति जो अपने स्किल से किसी भी चीज़ों का स्वरूप बदल करके पैसे कमाते हैं। जैसे कि एक फर्नीचर का मिस्त्री हो गया, जो लकड़ी को एक अच्छी
बेहतरीन फर्नीचर बना देता है, कुर्सी बनाता है, चेयर बना देता है। और एक सैलून का कटर हो गया, हेयर कटर, हेयर बाल काटने वाले हो गए, तो वो क्या करते हैं कि बाल आपका सिर्फ कैंची और इसकी उनकी जो आपके बिखरे हुए बालों को एक शानदार ढांचा दे देते हैं और जिससे आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है। और एक टेलर जो एक फैली हुई पोशाक को एक बेहतरीन फैले हुए कपड़े को बेहतरीन पोशाक में बदल देता है। व्यक्ति अपनी स्किल से पैसा कमाता है, समय भी देता है, स्किल भी लगाता है, मेहनत भी करता है, इसके बाद वो पैसे कमाते हैं। मतलब पूरी दुनिया में इसी पैसे को कमाने के 4 तरीके आते हैं, ठीक है, ई वी एस आई। तो सबसे अधिक पैसे कहाँ कमाए जा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे अधिक पैसे वहीं बनते हैं जहाँ पे लिवरेजिंग होती है। लिवरेजिंग का मतलब आपका हो गया, ये आपने घातांकी फार्मूला पढ़ा होगा, एक स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर। मतलब वह व्यक्ति जो एक काम को जानता है और एक आइडिया, एक विचारवाद, एक स्किल और एक नॉलेज और एक पॉइंट पे काम करने के लिए अपने एक विचार को हज़ारों लोगों में इम्प्लीमेंट कर देता है जो उन्हीं के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो जो उनके लिए काम करते हैं तो उसका एम इंटू टी बराबर एम, मतलब मैन पावर गुण टाइम बराबर मनी। मतलब एक व्यक्ति 1 घंटे में काम करेगा तो चूँकि 400 की दिहाड़ी है, एक व्यक्ति अकेले 8 घंटे काम करेगा तो वो लगभग 400 रुपये कमा सकता है, मतलब 50 रुपये पर घंटे। लेकिन उसी के लिए उसकी संख्या बढ़ जाती है, एम इंटू एम बराबर एम। उसके लिए मैन पावर 100 हो जाती है, तो एक दिन वो 800 घंटे काम करेगा और 800 गुणे 4000, मतलब एक दिन में 40,000 की अर्निंग करेगा। तो जिसके लिए लोग काम करेंगे उसके पास पैसा आएगा। तो ये चीज़ें हो गई, बाकी चीज़ अगली विस्तार से अगली वीडियो में।